नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। धन्यवाद। कहते हैं कि जो व्यक्ति कोर्ट कचहरी और मुकदमे में उलझ जाता है उसके पास ना तो पैसा बचता है और ना ही शांति। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, आए दिन आप किसी न किसी कानूनी पचड़े में फंस जाते हैं, आपके करीबी आपको हमेशा धोखा देते हैं, अच्छा काम करते हैं लेकिन कार्य क्षेत्र में विरोधियों के बुने जाल में हमेशा फंस जाते हैं, या फिर आपकी मेहनत की कमाई सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में ही खर्च हो रही है, तो आपको अपने घर के वास्तु पर भी जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि घर का बिगड़ा वास्तु भी आपको कानूनी विवादों के दलदल में धकेल सकता है। घर का खराब वास्तु कैसे कानूनी विवादों को जन्म देता है और इससे बचने के लिए हमें किसकी पूजा करनी चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए आज का हमारा ये खास शो। इसके अलावा जैसे कि हमेशा आपको हम कहते हैं कि आपके मन में कोई भी सवाल आता है और लाइव प्रोग्राम के दौरान आप पंडित जी से बात करना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर इसके लिए नोट कर लीजिए, नंबर है 012066522411। इसी के साथ अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जानते हैं जिसका आपको हमेशा सबसे पहले रहता है इंतजार, यानी कि हम बात कर रहे हैं शुभ मुहूर्त की। जानते हैं आज 13 जून 2024 दिन गुरुवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रात 9:33 तक, इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र कल सुबह 5:08 तक, इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। वज्र योग शाम 6:06 तक, इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल बृहस्पतिवार होने के नाते 1:30 बजे से 3 बजे तक है और भद्रा काल रात 9:33 से कल सुबह 10:47 तक है। गुलिक काल आज सुबह 8:52 से लेकर सुबह 10:37 तक है। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये बात कितनी सच है कि कानूनी विवाद और हमारे घर के खराब वास्तु में गहरा रिश्ता है। घर में किस तरह का वास्तु हमें और हमारे परिवार को कानूनी मामलों में फंसा सकता है, पंडित जी से सबसे पहले आपके लिए यही जानते हैं। तो पंडित जी, आप वैसे कहते भी हैं हमेशा कि अगर घर का वास्तु सही नहीं है तो जिंदगी में कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहेगी, लेकिन जब बात आती है हम कोई लीगल केस फेस कर रहे हैं काफी लंबे समय से, तो क्या उसका कनेक्शन भी वास्तु से है? देखो, एक बात मैं बार बार अपने हर कार्यक्रम में कहता हूँ और अपने हर दर्शकों से कहता हूँ कि ड्रेस और एड्रेस दोनों ठीक होना चाहिए। ड्रेस का मतलब है आपका परिधान। आप ऐसे परिधान धारण करें कि वो दूसरों की आंखों में चुभे न। आप अपने खुशी के लिए वस्त्र मत धारण कीजिए, आप सामने वाले के खुशी के लिए वस्त्र धारण कीजिए। आप जो कपड़े पहनते हैं उसको देख करके दूसरे के मन मस्तिष्क पर एक अच्छी छाप पड़े। लेकिन मैंने सुना है कि कपड़े ऐसे पहने जो पहले खुद जज करो कि अच्छे लग रहे हैं या नहीं। हमारे शास्त्रों की भी बात है और एक कहावत है, आप रूह भोजन पराय रूप श्रृंगार। अपने अनुकूल का भोजन करना चाहिए और दूसरे के अनुकूलता का वस्त्र धारण करना चाहिए। आपने जो सुना होगा, किसी से सुना होगा, लेकिन इसका प्रमाण नहीं है, और जो प्रमाण है वो ये है कि आप रूह भोजन पराय रूप श्रृंगार। श्रृंगार वो जो दूसरों को पसंद हो, भोजन वो जो अपने आप को पसंद हो। तो कहने का आशय ये है कि यहाँ एड्रेस का तात्पर्य पता से नहीं है। एड्रेस का तात्पर्य है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ की व्यवस्था क्या है, प्रकृति के अनुकूल है कि प्रकृति के विपरीत है। अगर आपकी व्यवस्था प्रकृति के विपरीत है तो आप लाख समुद्र मंथन कर लीजिए, लेकिन कुछ निकलने वाला नहीं है। आपका पुरुषार्थ, आपकी परिश्रम, आपका मेहनत सब धरा का धरा रह जाएगा। जैसे किसी को जाना है कलकत्ता और वो गाड़ी में बैठ जाए कटरा जाने के लिए वैष्णो देवी, तो वो क्या कभी कलकत्ता पहुंच पाएगा? संभव ही नहीं है। संभव नहीं है। तो उसी तरह से
जो गलत वास्तु होता है वो भाग्यशाली आदमी को भी उलझा के रख देता है। अब गलत वास्तु क्या है? अब भारत के वास्तु की बात कर रहा हूं। भारत में जितना पूरब दिशा में आप जाएंगे उतना समुद्र तल से ऊंचाई कम होती जाएगी, और जितना पश्चिम दिशा में आप जाएंगे वो समुद्र तल से उतनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। जितना दक्षिण दिशा में जाएंगे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी, और जितना पश्चिम दिशा उत्तर दिशा में जाएंगे समुद्र की ऊंचाई कम होती जाएगी। इसीलिए जो हमारी ट्रेनें भी चलती हैं उनमें ट्रेनों के नंबर पे आप लिखा होगा, देखिए अप डाउन। इसका अगर आप सूक्ष्म विश्लेषण करें तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेनें पश्चिम और दक्षिण दिशा की तरफ जाती हैं वो अप हैं, और जो ट्रेन पूरब उत्तर दिशा की तरफ जाती है वो डाउन है। तो मतलब पृथ्वी का ढाल जो है वो पूरब उत्तर की तरफ है। इसीलिए सारी नदियां जाकर के समुद्र में मिलती हैं। सारी नदियों के जल का बहाव जो है वो समुद्र की तरफ है, और नर्मदा को छोड़ करके बाकी देश की सारी नदियां पूरब दिशा की तरफ ही बहती हैं। जितनी नदियां हैं नर्मदा को छोड़ करके बाकी सारी नदियां पूरब दिशा में बहती हैं। तो कहने का आशय ये है कि वास्तु दोष घर में अगर है तो ना सिर्फ कानूनी मामले परेशान करते हैं, बल्कि विरोधियों और शत्रुओं के कारण भी कष्ट झेलना पड़ता है। जिस घर का मुख्य द्वार साउथ ईस्ट माने अग्नि कोण में है, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो उसका मालिक हमेशा विवाद या सरकारी मामलों में ही उलझा रहता है। घर के मालिक का बेडरूम दक्षिण पूर्व दिशा में है तो कमाया हुआ धन कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाता है। ऐसे में मकान मालिक को हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम में साउथ वेस्ट में ही सोना चाहिए। घर के मुखिया का बेडरूम हर समय घर के साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए। ये बात मैंने सैकड़ों बार बताई है। अगर घर का मुखिया साउथ वेस्ट में रहेगा तो घर का आधा वास्तु दोष ऐसे ही दूर हो जाएगा। दूसरी बात, साउथ वेस्ट जो घर के मुखिया का बेडरूम है उसकी फर्श में चमकीली टाइल्स नहीं लगवानी चाहिए। अगर सफेद रंग की चमकीली टाइल्स लगी होगी तो वो बेसमेंट का फल करेगा, वो वास्तु दोष दे देगा। हर समय साउथ वेस्ट की जो टाइल्स होनी चाहिए वो एक तो ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको वुडन टाइल्स हो, लकड़ी की तरह लगती हो कि लकड़ी की टाइल्स लगी है, जबकि भले वो लकड़ी की ना हो, लेकिन लगना ऐसा चाहिए कि लकड़ी की टाइल्स लगी है। ऐसे टाइल्स होने चाहिए, या गाढ़े रंग के टाइल्स होने चाहिए। कभी भी चिकने और सफेद रंग के टाइल्स साउथ वेस्ट के कमरे में नहीं लगवाना चाहिए, और अगर लग गया है तो उसके ऊपर कुछ ऐसी मैटिंग करवाना चाहिए, ऐसा मतलब कि कवर करवा देना उसको चाहिए कि वो दिखाई न पड़े, नहीं तो उसका वास्तु दोष लगेगा। जिस मकान का पूर्वी भाग बाकी दिशाओं के तुलना में जरा सा भी अगर ऊंचा होगा, 1 इंच भी अगर उसकी फर्श ऊंची होगी, तो परिवार के जीवन में कानूनी मामलों में काफी पैसे बर्बाद होंगे। और घर का मुख्य द्वार अगर वायव्य कोण में होगा, माने उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट के कोने में होगा, तो बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगातार लगाने पड़ेंगे। सरकारी विभागों से भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ ऐसे वास्तु दोष हैं जिनके कारण हम कोर्ट कचहरी कानूनी विवादों में फंसते हैं। अगर इनका समय पर उपाय कर लिया जाए तो शायद इन विपत्तियों से बचा जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन हम राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष राशि की बात करते हुए जानते हैं कैसी रहेगी स्थिति, आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी क्या है। आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। देखिए, आपकी मेष राशि है, यद्यपि मंगल की स्थिति तो आपके लिए ठीक है, लेकिन आपके व्यय भाव में राहु और आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति धन भाव में स्थित होने के कारण खर्च बढ़ेगा, जिससे थोड़ी सी पैसे की तंगी महसूस होगी।
और एक बात जान लीजिए कि आपके 10वें भाव का स्वामी शनि मंगल पर पूरी दृष्टि डाल रहा है। इसका मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आप लापरवाही करेंगे और समय पर काम पूरा नहीं कर पाएंगे, रुकावटें आएंगी। आज आपको अपनों के साथ समय बिताना चाहिए। आंखों में तकलीफ हो सकती है। बेचैनी और असुरक्षा की भावना से बचना चाहिए। काले चने का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे वृषभ राशि की हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच दर्शक कालचक्र दर्शक लखनऊ से सुरेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। सर, मेरे बेटे का नाम सौरभ पांडे है, बड़े बेटे का नाम। ये 12 मार्च 2005 का जन्म है इसका। रात में 11:50 पर बाराबंकी विद्युतपुरवा में हुआ है। और छोटे बेटे का नाम है नितिन पांडे। 1 जनवरी 2008 को इसका जन्म सुबह 6:55 पर हुआ है। ये दोनों बेटे एक ही जगह जन्म हुआ है, बाराबंकी में ही। तो इनका भाग्य कैसा रहेगा और भविष्य कैसा रहेगा? तो ये बड़े बेटे के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि बड़े बेटे का भाग्य और भविष्य दोनों बहुत अच्छा है। द्वितीय सप्तमेश चंद्रमा और बृहस्पति का इत्तेसाल हो रहा है। निश्चित रूप से बड़े बेटे का भाग्य बहुत अच्छा है। इसको आपको अभी 19 साल का हुआ है। कोशिश करिए कि जर्नलिज्म की पढ़ाई कराइए, पत्रकारिता की पढ़ाई कराइए, या फिर इसको मतलब आर्किटेक्ट की पढ़ाई कराइए। इंजीनियर डॉक्टर बनाने के चक्कर में मत पड़िए। इन सब विषयों में ये बहुत महारत हासिल करेगा और बहुत सफलतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेगा। दूसरे बेटे के बारे में आपके बताना चाहूँगा कि उसका द्वितीय सप्तमेश जो है शनि और बुध हैं। शनि बुध का इत्तेसाल नहीं हो रहा है। छोटे बेटे को टेक्निकल लाइन में अगर आप भेजेंगे तो उसको सफलता मिलेगी। मेडिकल के क्षेत्र में भी वो सफल हो सकता है, लेकिन वो आत्मविश्वासी है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। वो जिस दिशा में जाना चाहे उस दिशा में उसको आगे बढ़ाइए। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटे बेटे का भविष्य बढ़िया है, लेकिन उसके स्वास्थ्य के प्रति कभी कभी जो है आपको सावधान रहना चाहिए। और खास करके अपने पत्नी को कहना चाहिए कि हर सोमवार शिव मंदिर जाकर के जल, दूध, बेलपत्र अपने बेटों के लिए, बेटों के नाम से जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाया करें, घी का दिया जलाया करें। अगर ये सोमवार का व्रत करना शुरू कर देंगे तो आपके दोनों बेटे सुरक्षित और मतलब कि भाग्यशाली रहेंगे और जीवन में सफल रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आइए वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए, जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को कहूंगा कि आज थोड़ा सा आपका ट्रांजिट बदला है। बदला ये है कि शुक्र आपकी राशि से निकल करके मिथुन राशि में चले गए हैं। अब शुक्र आपका लग्नेश है और वो मिथुन राशि में निकल करके चला गया है। अब सूर्य, बुध, बृहस्पति आपके राशि में बचे हुए हैं और इसमें भी बुध और बृहस्पति दोनों अस्त हैं। इसका मतलब कि आपको आज पैसे की अहमियत समझ में आएगी, पैसे की कदर आप समझ पाएंगे। इसलिए सेविंग्स करने की, बचत करने की जरूरत है। और बड़ी बात यह है कि चंद्रमा इस समय सिंह राशि में है और केतु के सानिध्य में है, तो काम में मन नहीं लगेगा, बड़ी बेचैनी मन में रहेगी। इसलिए जो भी काम आप करें संभल कर करें और हो सके तो दूसरों की बात सुनने की भी आदत डालें। पाचन तंत्र कमजोर रहेगा। खान पान अपना सुधारिए। आज धैर्य रखने की जरूरत है। किसी असहाय की मदद कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। घर की किस दिशा में गंदगी रहेगी तो आप पर विरोधी हावी होंगे। घर की किस दिशा में दोष होगा तो विरोधी आपको लीगल मैटर्स में फंसा देंगे। साथ ही इस तरह के वास्तु दोष और कानूनी विवादों से बचने का क्या है आसान वास्तु उपाय, बस थोड़ी देर में हम पंडित जी से जानने वाले हैं। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नीलम जी हिमाचल प्रदेश से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। राधे राधे पंडित जी। हाँ, श्री राधे।
मैंने नेट की परीक्षा दी हुई है, तो क्या मैं उसमें टीचिंग लाइन में जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ? क्या और पूछ मैं रही अपने हैं? बेटे और मैंने शिक्षा के क्षेत्र में मैं जाना चाहती हूँ। मैंने इसकी टेस्ट दिया हुआ है, तो क्या मैं सफल होंगी या नहीं? सूर्य और मंगल की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप कोशिश करें तो उसमें आपको 100% सफलता मिल जाएगी। तो नीलम जी, आपको जवाब पंडित जी की तरफ से मिल गया है। अब जिस सवाल का हम जवाब पंडित जी से चाहते थे, वो एक बार फिर से, घर की किस दिशा में गंदगी रहेगी तो आप पर विरोधी हावी होंगे, घर की किस दिशा में दोष होगा तो विरोधी आपको लीगल मैटर्स में फंसा देंगे। साथ ही इस तरह के वास्तु दोष और कानूनी विवादों से बचने का आसान वास्तु उपाय क्या है, ये जान लीजिए। पंडित जी बताएं। वायव्य कोण, वायव्य कोण कहते हैं नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन को जी। वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा, ये वायु का स्थान है। इस दिशा के स्वामी चंद्रमा है। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में अगर वहाँ गंदगी है या इस दिशा में कोई दोष है तो मकान में रहने वालों के विरोधियों की संख्या बढ़ती है। शत्रुओं से बार बार विवाद होने के कारण धन और सुख का अभाव हो जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा में दोष हो तो परिवार के मान सम्मान में भी विरोधियों के कारण कमी आ जाती है। उत्तर पश्चिम दिशा के जैसे ही अगर दक्षिण दिशा में भी दोष है तो वहाँ रहने वालों को शत्रु और रोग का भय हमेशा परेशान करता है। ऐसे में दक्षिण दिशा में कबाड़ भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि की हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। सुदर्शन जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे। क्या नाम है? मेरा नाम सुदर्शन कुमार झा है। अच्छा, सुदर्शन। 9 जून 2001 का जन्म है। जॉब नहीं मिल रही और नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। निगेटिव ऊर्जा से बचने के लिए शनि आपके राशि में इस समय गोचर कर रहा है। सुदर्शन के कुमार के नाम से आपकी कुंभ राशि बनती है। और आपको बता दूं कि निगेटिव ऊर्जा से बचने के लिए किसी शिवालय में जा करके और भगवान शिव के शिवलिंग पर जल दूध बेलपत्र चढ़ा करके, घी का दिया जला करके, उत्तर दिशा में मुंह करके सुबह सुबह सूर्योदय के समय 24 मिनट रोज ओम नमः शिवाय का जप करना शुरू कर दो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये उपाय आपने 40 दिन कर दी तो आपकी निगेटिव ऊर्जा भी खत्म होगी और आपको अपने आजीविका का मार्ग भी प्रशस्त होता हुआ दिखाई देगा। इस उपाय को आपको काफ़ी लंबे समय तक करना चाहिए। इसका परिणाम ये होगा कि आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और आप मतलब कि इज्जत की दृष्टि से लोग आपको देखेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब अंजुम जी हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर से, कालचक्र दर्शक। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 2 बेटियां हैं। एक का जन्म है 17/7/2000, दोपहर 2:24 जयपुर का। और मेरी दूसरी बेटी, छोटी बेटी का जन्म है 2005 का, सुबह 7:32। पंडित जी, ये बता दीजिए कि बड़ी वाली बेटी का आगे किस लाइन में है? उसका ग्रेजुएशन हो चुका और छोटी बेटी को मेडिकल लाइन में मैं डालना चाहती हूँ क्योंकि उसने बायो से किया है पढ़ाई, तो वो मेडिकल लाइन में जाएगी या नहीं? नीट का मैं दिलवाना चाह रही हूँ इस साल। बड़ी बेटी के लिए 2 ऑप्शन खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बड़ी बेटी के लिए आपने पूछा है उसके लिए अंजू जी 2 ऑप्शन खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो जो सरल ऑप्शन है वो टीचिंग का है और जो कठिन ऑप्शन है वो लॉ का है। अगर ये लॉ ग्रेजुएट हो जाए, वकालत की पढ़ाई कर ले, तो निश्चित रूप से ये सरकारी नौकरी में आ सकती है। कोर्ट इंस्पेक्टर बन सकती है, एपीओ बन सकती है, जज बन सकती है, मेहनत करके कुछ भी कर सकती है क्योंकि टैलेंट तो है। लेकिन मैथ इसकी कमज़ोर है जिसके कारण ये मतलब कि इंजीनियर नहीं बन पाई या मैथमेटिशियन नहीं बन पाई। अब इसका जो और पढ़ने का सब्जेक्ट है उसमें ये ठीक है। अगर ये लॉ की पढ़ाई करे तो इसके लिए दी बेस्ट है, या फिर ये बीएड बीटीसी जैसी कोई डिग्री शिक्षक की ले ले और उसमें भी इसको सफलता मिलेगी। छोटी बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न किया है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि उसके पंचम भाव में शनि बैठा हुआ है
और उसके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है। ये मेडिकल फील्ड के लिए ही पैदा हुई है और इसे आप अगर थोड़ा सा अच्छे से कोचिंग वगैरह देख रेख करवा दें तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छा डॉक्टर बन सकती है और एक अच्छा इसका प्रोफेशन हो सकता है और सुखी जीवन बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, एक उपाय छोटी वाली बेटी को जरूर करना चाहिए मेरी समझ से, कि इसके पंचम भाव का स्वामी जो है वो शनि है, तो इसको शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इससे इसके अंदर आलस्य कभी नहीं आएगा और आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आलस्य न आए तो आदमी को अपना लक्ष्य प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि का राशिफल जानते हैं, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन आपका, जानते हैं। मिथुन राशि में अब तो शुक्र आ गया है। आज से शुक्र का गोचर मिथुन राशि में हो गया है, लेकिन व्यय भाव में सूर्य बुध बृहस्पति हैं, तो खर्च तो होगा लेकिन किसी शुभ कार्य पर धन खर्च होगा, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। और हाँ, एक बात जान लीजिए कि दसम भाव में भले ही राहु है लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपके काम की प्रशंसा भी होगी। महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए दिन आपका अच्छा है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। बहुत बढ़ चढ़ करके मत बोलिए। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी क्रम में अब बारी है कर्क राशि की, कैसा रहेगा दिन आपका, जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव में शुक्र आ गया है और आपके धन भाव में चंद्रमा, और चंद्रमा शुक्र तृतीय एकादश की स्थिति में है। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी भावनाओं पर काबू रखिए और खर्च पर नियंत्रण रखिए। धैर्य से अपने काम करिए। घरेलू मुद्दे विवाद का कारण बन सकते हैं। आंखों में तकलीफ हो सकती है। आशावादी रहेंगे तो हर काम बनेगा। सुंदरकांड का हो सके तो शाम को पाठ कर लीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। गीता जी पश्चिम बंगाल से, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए अपना प्रश्न पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए गीता जी। हाँ, प्रणाम पंडित जी, चरण हाँ, स्पर्श आपका। सदा सुखी रहिए। बाबा, हम आपका काल चक्र बहुत दिन से देख रहे हैं, प्राय 10 बरस से। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए बाबा, हम बहुत दुखी हैं हम जी। बाबा, मेरा बेटा का जन्म है 1 मार्च दिन शनिवार 1986 जी। जी, उसका जन्म है बाबा। नौकरी तो करता है, शादी भी हुआ, ऐसा हुआ उसका बीवी का नाम है महुआ, ठीक है ना। हम बहुत दुखी हैं बाबा। उसका बीवी है जो विदेश उसको भेजना चाहती है, तो वही हम आगे के लिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसकी बहू कैसी है, यही हम जानना चाहते हैं। वो अपने से शादी किया है बाबा। हम चलिए चिंता मत करिए, मैं आपको बताना चाहूंगा गीता जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे पत्नी भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध बृहस्पति दोनों की युति इस समय व्यय भाव में बनी हुई है। आपकी बहू एम्बिशन वाली है, महत्वाकांक्षा वाली है, ऊंची उड़ान के लिए हर समय वो मतलब कि सोचती रहती है। कोई बुराई नहीं है। आजकल के लड़कों के अंदर बहुत जल्दी बहुत ऊंचाई प्राप्त करने की इच्छा है। अब ये जनरेशन ही ऐसी है, इसलिए थोड़ा सा आपको सामंजस्य बैठाना चाहिए, थोड़ा सा आपको परिस्थितियों से तालमेल बनाना चाहिए, और इसमें कोई दुखी होने का कारण नहीं है। अगर आप दुखी होती हैं तो इसका मतलब उनके माध्यम से आप सुख चाहती हैं। सुख तो आपके किस्मत में जितना लिखा होगा मिलेगा, दुख जितना लिखा होगा मिलेगा, उसको कौन रोक सकता है। आपके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उसके आधार पे आपको सुख दुख मिलेंगे। नहीं को सुख है और दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग शभ्राता। बस एक उपाय आपको बताता हूँ, आप राम रक्षा स्तोत्र का रोज सुबह शाम पाठ करिए, प्रभु श्री राम की सेवा करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे भगवान, जो उचित हो
ऐसी बुद्धि आप मेरे बेटे और बहू को दें। अगर आप प्रार्थना रोज शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 125 दिनों के अंदर आपके बेटे और बहू वही निर्णय लेंगे जो उनके भविष्य के लिए अच्छा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ तो एक आश्चर्य है गीता जी, बुरा मत मानिएगा, कि हम लोग सच्चाई को इग्नोर कर रहे हैं। सच्चाई ये है सबको मरना है, लेकिन कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुझे मरना है। सबको ये लगता है कि कितनी इज्जत पा जाऊं, कितने घर बना लूं, कितनी गाड़ियां खरीद लूं, कितना बैंक बैलेंस कर लूं, कितना दौलत जोड़ लूं, कितना भोग भोग लूं, जबकि ये जानते हैं सब कि मेरे साथ एक माचिस की तीली नहीं जाएगी। सब जानते हैं कि मेरे साथ कुछ जाना नहीं है, केवल जाना है अपना धर्म और कर्म, जिससे कोई लेना देना ही नहीं है धर्म कर्म से। तो आप अपने स्वार्थ से अगर ऊपर उठ जाएं तो ना आपकी बहू गंदी है ना आपका बेटा गंदा है। लेकिन अगर आप अपना स्वार्थ देखती रहेंगी, मेरा क्या होगा, मेरा बेटा चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, अरे आपके लिए भगवान है, बड़ रखवार रमापति जासु, वो आपको संभाल लेंगे। आप दुखी मत होइए। जितना देर दुख में लगाएंगी उतना देर भगवान की सेवा में लगाइए। अगला जन्म भी बनेगा, ये जन्म भी बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कभी छोटी सी बात से पड़ोसियों से आपका झगड़ा हुआ और आप कानूनी मामलों में फंस गए, ऐसा होता है। कभी सड़क चलते आपकी किसी से मामूली सी बहस आपको कोर्ट तक खींच लाती है, या फिर बिना किसी कारण आपको जेल का मुंह देखना पड़ता है बार बार। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर नहीं तो जरूर सोचिए और कालचक्र देखिए। इस सवाल का जवाब आपको आज कालचक्र में मिल जाएगा, क्योंकि आज पंडित जी बता रहे हैं कि कैसे घर का बिगड़ा हुआ वास्तु आपको कानूनी मामलों में फंसाकर आपकी किस्मत बिगाड़ सकता है। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से ये जानते हैं, घर की और किन दिशाओं में दोष हो तो व्यक्ति कानूनी विवादों में ही उलझ कर रह जाता है। पंडित जी, कैसे बचा जाए, क्या उपाय है? देखिए, एक तो आप जान लीजिए कि उत्तर पश्चिम दिशा जो है, जिसको वायव्य कोण कहते हैं, उत्तर पूर्व दिशा की तुलना में अगर नीचा हो, समझ रहे हैं, जैसे उत्तर पूर्व माने ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट, उसकी फर्श जो है 4 इंच 2 इंच ऊंची हो, और नॉर्थ वेस्ट वाली जो फर्श है वो उससे नीची हो, ये महादोष है। या नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में, जैसे आपकी बाउंड्री बनी हुई है ना, और आप वेस्ट मतलब फेसिंग आपकी बाउंड्री है, और आपके नॉर्थ वेस्ट में आपने बोरवेल लगवा लिया है या कुआं बनवा दिया है या वाटर पंप लगवा दिया है, तो ये महावास्तु दोष है। ये छोटा मोटा नहीं, महावास्तु दोष है। अगर वहां आपने गड्ढा कर दिया है, वहां पानी आप स्टोरेज कर रहे हैं, तो ये महादोष है। अगर वहां पर आपने नॉर्थ वेस्ट में किसी देवता के लिए मंदिर बना दिया है, आप विश्वास करिए ऐसी घटनाएं जीवन में घटेंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि भैया ये रुदन कोण है। नॉर्थ वेस्ट को कहते हैं रुदन कोण, रोने की जगह, शोक की जगह, कोप की जगह। यहां भगवान होंगे तो भगवान कोप में रहेंगे, और जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई मूर्ति की तो आप समझ लीजिए फिर आपका क्या होगा। इसलिए बहुत भावुकता में आकर के धर्म के कार्य बिना किसी बहुत अनुभवी व्यक्ति से मिले कभी नहीं करना चाहिए। धर्म न करिए, आपका अहित नहीं होगा, लेकिन ज्ञान क पंथ कृपाण की धारा, पड़त खगेश लगई नहीं बारा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप धार्मिक कोई कार्य करने जा रहे हैं तो किसी ऐरे गैरे के कहने में आकर के या अपने मन की मनोकामना को पूरा करने के लिए कुछ मत करिए। किसी विद्वान व्यक्ति को, जिसको शास्त्रों का गूढ़ अनुभव हो, जिसने शास्त्रों का सम्यक प्रकार से अवलोकन किया हो, जिसे जीवन का अनुभव हो, ऐसे किसी सत्पुरुष से मिल करके तब ही आपको कोई धर्म स्थान की स्थापना करनी चाहिए। जीवन भर वरना कानूनी मामलों में परेशान रहेंगे, गंभीर गंभीर मुकदमे भोगने पड़ेंगे। और यदि घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने
कांटेदार कोई पेड़ है या पौधा है या कोई बड़ा पेड़ है तो इससे भी दुश्मनों की संख्या बढ़ती है और आदमी की तरक्की रुक जाती है। इस वास्तुदेव दोष से परिवार के अपने लोग ही विरोधी बन जाते हैं। भाई भाई का खून पीने के लिए तैयार हो जाता है, भाई और बहन में मुकदमा हो जाता है, माता पिता बच्चे को बेदखल कर देते हैं। तो मुख्य द्वार के सामने की दीवार पर अगर आपने कोई बेल लगा दी है और बेल ऊपर की तरफ चढ़ रही है तो यह भी वास्तु दोष देता है। ध्यान से सुनिएगा, इससे ना सिर्फ शत्रु बढ़ते हैं बल्कि विरोधियों के साजिश का शिकार परिवार आसानी से हो जाता है। घर के सामने वाली दीवार पर बेल चढ़ाने से पड़ोसियों के विरोध का भी सामना करना पड़ता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं हम सिंह राशि की। जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में भले ही चंद्रदेव विराजमान है लेकिन ये तो वैभव के स्वामी है ना, तो कहीं आज आपका पेमेंट रुक सकता है, काम का बोझ बढ़ेगा और कुछ विवाद होने का भी योग है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हर दिन आपको एक समान नहीं होगा, इसलिए जरूरत से ज्यादा भावुक न हो। आज का दिन जरूर खराब है लेकिन कल अच्छा हो जाएगा। गले में इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है, इसलिए कोई ठंडी चीज ना खाएं। और अगर किसी चीज के लिए आप बहुत अधीर हो रहे हैं कि नहीं ये मुझे मिलना ही चाहिए, तो इससे काम और बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। और अगर मन में जरा सी भी अशांति है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 10 बजे के बाद शिवलिंग पर जाकर के जल चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, वहां बैठकर 5 मिनट नमः शिवाय का जप कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त बिहार समस्तीपुर से एक दर्शक हमारे साथ मौजूद है। अपना नाम बताकर प्रश्न कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम विनय है। मेरा जी। जन्म तिथि 14 जून 1969 है। जी। पंडित जी, कुछ दिन पहले मेरे एक परनानी के माने नैहर में कुछ जमीन का पता चला है ना, तो उस पर हम कुछ माने लड़ना चाहते हैं, तो वो हमको हमारे हक में होगा कि नहीं होगा, या कोई विवाद भी होगा, तो ये चीज जानकारी और इसका जल्दी पूरा होने का उपाय भी आप बताइए। विनय जी, ऐसा आपने प्रश्न किया है, भूमि और जमीन से संबंधित आपके प्रश्न काल से चतुर्थ भाव में चंद्रमा है। ऐसे लोग निश्चित रूप से भूमि और जमीन से ही संबंधित प्रश्न करते हैं। और यहाँ सूर्य और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश की बनी हुई है। आपको मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई भी आपको लाभ वहां से नहीं होगा। आप कुछ अपना समय, कुछ ऊर्जा, कुछ पैसा जरूर खर्च कर सकते हैं, दौड़ धूप कर सकते हैं, 2-4 नए दुश्मनी कर सकते हैं, लेकिन कोई लाभ आपको मिलने वाला है नहीं। इसलिए आप उसको अगर भूल जाएं तो शायद ये आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। और देखिए, ऐसा है कि अब आप 55 साल के हो गए, अब जरा अपने जीवन का सही सदुपयोग कर लीजिए ताकि आपका आने वाला समय ठीक हो जाए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि में केतु की स्थिति है, गमन स्थान में सूर्य बुध बृहस्पति है, दोनों ग्रह अस्त हैं बुध बृहस्पति। अगर आप यात्रा करेंगे तो आपकी लापरवाही से धनहानि हो सकती है। जिम्मेदारियां और चुनौतियां दोनों बढ़ेंगी। अपने लोगों से संभल कर बात करना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अपने पैसे संभाल कर रखना चाहिए। किसी पार्क में छायादार पौधा लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर कोर्ट कचहरी जाने की नौबत बार बार आपकी जिंदगी में आ रही है, अगर आपके विरोधी आपको हमेशा लीगल डिस्प्यूट में फंसा कर रखते हैं, या फिर आपकी सारी कमाई कानूनी मामलों को निपटाने में ही खर्च हो रही है, तो इसके लिए घर का कौन सा कोना जिम्मेदार हो सकता है, पंडित जी बताएं।
घर का दक्षिण पश्चिम कोना अगर बढ़ा हुआ है तो विरोधी बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। कई बार दुश्मनों के कारण कोर्ट कचहरी की नौबत भी आ जाती है। कर्ज के कारण भी दुश्मन बढ़ जाते हैं। उत्तर पूर्व के कोने में माने नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जहां पूजा स्थान होता है, अगर उस कमरे में या उस जगह पर आपने लोहे की अलमारी रख दी या आपने शौचालय बनवा लिया या आप वहां मतलब कूड़ा डंप करते हैं या वहां गंदगी रहती है या वहां अपने जूते की रैक बना दी है या वहां आप झाड़ू रखते हैं, पक्का मानिए कोई देवता स्वर्ग से भी आकर के आपको सुखी नहीं कर सकता। ये मैं एकदम अनुभव की बात बता रहा हूं। ये मेरा 50 साल का अनुभव है कि अगर ईशान कोण गंदा है, ईशान कोण के वास्तु दोष का कोई उपाय नहीं है कि ये कर दो तो ये ठीक हो जाएगा, वो कर दो तो वो ठीक हो जाएगा। ईशान कोण में सीढ़ियां होंगी तो आप विकास नहीं कर पाएंगे। ईशान कोण में शौचालय होगा तो आप जिंदगी भर दुखी रहेंगे। ईशान कोण में वजनी सामान होगा, 2 छत्ती बनी होगी तब भी परेशान रहेंगे। पूजा घर में अगर आपने स्टोर रूम बना दिया है तो भी आप दुखी रहेंगे। वहां एकदम हल्का रखना चाहिए वायुमंडल। उस कमरे में इतना अच्छा रखना चाहिए कि या तो उस कमरे में घर के बड़े बुजुर्ग रहते हों जिनकी उम्र लगभग 70 साल से ज़्यादा हो, या छोटे बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम हो, उन्हें वहाँ स्टडी करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए और उस घर में पूजा पाठ करना चाहिए। नहीं तो सरकारी मामलों में उलझन होगी और कानूनी मामले बढ़ेंगे। मकान के दक्षिण पश्चिम कोण को हमेशा भारी रखना चाहिए। अब यहाँ भारी का मतलब ये है कि जैसे दक्षिण पश्चिम का जो कोना है, घर के मास्टर बेडरूम की बात कर रहा हूँ, उसमें आप अलमारी रख दीजिए, भारी हो जाएगा। उसमें आप मतलब कि वजनी सामान रख दीजिए, भारी हो जाएगा। अगर दक्षिण पश्चिम कोना खाली है या हल्का है तो पैसा कानूनी मामलों में निकलता है और ज़्यादा खर्च होता है। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में पानी का पंप, कुआं है या बोरवेल है तो दुश्मनी, मुकदमा, छल कपट, धोखा मिलते रहते हैं। कानूनी मामलों से बचने के लिए घर की पश्चिम दिशा की दीवार को मोटा और ठोस बनाना चाहिए। ये बात ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है तुला राशि की। आपका आज दिन कैसा रहेगा और आपका भाग्य कितना साथ देगा, ये जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगल की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। आपके मृत्यु भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति की स्थिति है, लेकिन आपके अब भाग्य स्थान में आपका राशि स्वामी शुक्र आ गया है। ये आज से ही कमाल दिखाएगा कि आपको पैसे मिलेंगे, धन लाभ होगा, नया काम आप शुरू कर पाएंगे और खुद को आप प्रूफ कर पाएंगे। ये महीना आपके लिए अच्छा है। जीवन साथी को समय दीजिए और गुस्सा मत करिए। आज आप अपने को ऊर्जावान महसूस करेंगे। जल्दी फैसला लेना होगा, लेकिन सही सलाह लेकर। माथे पर लाल चंदन का तिलक लगा लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से कालचक्र दर्शक इंदू जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। सवाल कीजिए पंडित जी से। धर्म स्पर्श पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मैंने अपने बेटे के लिए आपसे पूछना है। मेरे बेटे का नाम रोहन है। 20 जनवरी 1997 मध्य रात्रि 12:35 पर उसका जन्म समय है। उसकी शादी का योग कब होगा? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि उसका मन खुश नहीं रहता। देखिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है बुध है, जो इस समय बृहस्पति के साथ अस्त हुआ वृषभ राशि में पड़ा। आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है जो बृहस्पति के साथ इस समय अस्त हुआ पड़ा है। विवाह में अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। 27 साल के हो गए हैं। इनका विवाह 29वें या 30वें साल में होने का योग बन रहा है। दूसरी बात, ये हर समय नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं, जिसके कारण इनके चेहरे पर खुशी नहीं रहती है। अगर पूजा पाठ में इनका मन लगता है तो आप इनसे कहिए कि रोज राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करें
सूर्य को जल दें, 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। अगर ये उपाय करना शुरू कर दें तो कुछ दिनों के अंदर ही इनके चेहरे की रंगत बदल जाएगी, आत्मविश्वास बदल जाएगा और एक अच्छा जीवन जीना शुरू कर देंगे। अभी इनकी उम्र 27 साल है। अभी विवाह में 1.5 से 2 साल का विलंब बना हुआ है और अभी इनकी आजीविका भी बहुत अच्छी नहीं है। तो कहने का आशय ये है कि इनको राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करना चाहिए, राम दरबार की पूजा करनी चाहिए, तामसी भोजन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। इन सब चीज़ों को अगर करेंगे तो सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप कानूनी विवादों में उलझे हैं और शत्रुओं से परेशान हैं तो आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पंडित जी, किसकी आराधना करें फिर अगर इस तरह की प्रॉब्लम लाइफ में है तो? देखिए, ऐसा है, 10 महाविद्याओं में 8वां स्वरूप है माता बगलामुखी का, जो राजयोग और न्याय की देवी है। देवी बगलामुखी को स्तंभन की देवी कहा जाता है और मुख्य रूप से दुश्मनों को नष्ट करने के साथ साथ कानूनी समस्याओं से अपने भक्तों को बाहर निकालती हैं। आप मुकदमे से जूझ रहे हैं, शत्रुओं से परेशान हैं, आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो देवी भगवती बगलामुखी पीताम्बरा की उपासना आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन बिना किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन के इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। अगर जैसे आप साधना इनकी कर रहे हैं तो मंत्र जप तो बिना दीक्षा के नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनके जो कवच का पाठ है, बगलामुखी कवच, उसका 1100 पाठ अगर आप कर लें, 100 पाठ रोज रात्रि में कर लें और 11 दिनों तक कर लें, तो आपका दुश्मन अगर सहस्राबाहु की तरह भी मजबूत होगा तो वो भी आपके सामने घुटने टेक देगा। लेकिन मंत्र करने के लिए तो किसी से दीक्षा होनी जरूरी है। और माता बगलामुखी के बारे में आप ये सोचें कि क्षीर समुद्र में एक सोने का सुंदर सा सिंहासन रखा हुआ है, उस पे गौर वर्ण की 16 वर्ष की स्वस्थ शरीर वाली पीली साड़ी, पीला ब्लाउज और सोने के आभूषणों से युक्त, सोने का हार जिनके हाथ में है, सोने के कंकन जिनके हाथों में हैं, सोने के कुंडल जिनके कानों में हैं, सोने का मांग टीका जिनके माथे पर है, सोने का मुकुट जिनके माथे पर है, जिनके दाहिने हाथ में एक गदा है और बाएं हाथ से उन्होंने दुश्मन की जीभ पकड़ रखी है और गदा का प्रहार शत्रु पर कर रही हैं। मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि धृतमुद्गर बहरी जिहवाम जिहवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्या द्विभुजाम नमामि। ये ध्यान करके और कवच का पाठ करने के बाद अगर आप दीक्षा हो जाए, कोई बगलामुखी का साधक आपको दीक्षित कर दे, तो उसके मंत्रों का भी जप करना चाहिए। और मंत्रों का जप हर समय रात में पीला वस्त्र धारण करके हल्दी की माला पर करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, छोटी मोटी परेशानियों से, छोटी मोटी विपत्तियों से आजी जा करके बगलामुखी अनुष्ठान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस तरह से मच्छर मारने के लिए एटम बम नहीं चलाया जाता है, जिस तरह से मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया जाता है, उसी तरह से जीवन की छोटी मोटी परेशानियों में बगलामुखी माता का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। हाँ, उनकी पूजा आराधना अपने कल्याण के लिए जरूर करना चाहिए। और अगर आप उपासना करने में मजबूर हैं और आप उपासना की विधि नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, झांसी से 30 किलोमीटर दूर एक जगह है दतिया, वहाँ माँ बगलामुखी का पीताम्बरा का शक्तिपीठ है। वहाँ आप जा करके माता बगलामुखी का दर्शन करके अपनी समस्याओं को अगर आप माता के सामने कहेंगे, और यदि आप सही मार्ग पर हैं और आप निर्दोष हैं और आपको परेशान किया जा रहा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ माँ ऐसा चमत्कार करेगी कि उनके दर्शन करने मात्र से आपकी मुसीबत टल जाएगी। वहाँ जाने के बाद फिर कोई मतलब ही नहीं है कि आपको कोई फंसा दे, क्योंकि
न्यायाधीश के मन मस्तिष्क में वो बैठेंगी, वकील के मन मस्तिष्क में वो बैठेंगी और आपको न्याय मिलेगा। अगर आप ज़्यादा उपासना नहीं कर सकते, ज़्यादा कर्मकांड नहीं कर सकते, ज़्यादा अनुष्ठान नहीं कर सकते, तो आपको सीधा एक रास्ता है कि आप दतिया चले जाइए और वहाँ जाके माँ के श्री चरणों में शरणागत हो जाइए और अपनी व्यथा कथा कह के वहीं रोइए कि मैं तो निर्दोष हूँ माँ, तू जानती है, और अगर मैं निर्दोष हूँ तो तेरी शरण में आया हूँ, अब तू मेरी रक्षा कर ले। तेरे अलावा मेरा रक्षा करने वाला इस त्रिलोकी में कोई नहीं है। मैं शरणागत हूँ माँ। अगर आप दोषी हैं तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप निर्दोष हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चाहे आपका शत्रु कितना भी बड़ा पराक्रमी, पुरुषार्थी और कितना भी पावरफुल होगा, लेकिन उसको भी घुटना टेकना पड़ेगा। कानूनी मामलों से अगर दुखी हो चुके हैं तो घर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। माँ बंगलामुखी के साथ साथ भगवान शिव, हनुमान जी की उपासना करने से भी विरोधियों से रक्षा होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। और इसी क्रम में अब बारी है वृश्चिक राशि की। जानते हैं कि आज का आपका दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य बुध बृहस्पति की दृष्टि है आपके राशि पर। बचत बढ़ेगी, निवेश कर पाएंगे। मई महीने में नौकरी का जो योग आपका बना था उससे आप आगे भी संतुष्ट रहेंगे। परिवार में कोई महत्वपूर्ण चर्चा होगी, मानसिक शांति मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी। बड़े निर्णय लेना फायदेमंद होगा, लेकिन जल्दबाजी न करें। बिना धोए कपड़ा न पहने। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनुराशि की। क्या कहता है धनुराशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन आपका, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए ये कहना चाहूँगा, खर्च संभालिए वरना दिक्कत होगी। काम पर ध्यान दीजिए, कुछ मुश्किलें आएंगी। जीवन साथी से संभल कर बात करिए, नहीं तो विवाद संभव है। योग प्राणायाम करने से लाभ मिलेगा। आज बिना योजना बनाए काम न करें। पूजा घर में शंख स्थापित करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि का राशिफल जानते हैं। चलिए आज पूरा दिन आपका कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, जान लेते हैं। मकर राशि के जातकों को बताऊं कि शनि की उपस्थिति देख करके मुझे लगता है कि आज आप मनी मैनेजमेंट करने में काफ़ी परेशान होंगे। सहकर्मियों के साथ मनमुटाव भी हो सकता है। आपके अंदर क्रोध बढ़ सकता है। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। पीठ में दर्द परेशान कर सकता है। दिन मुश्किल है, धैर्य रखना होगा। कबाड़ घर से निकाल दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपका दिन कैसा रहेगा, जान लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, शनि की स्थिति को देखते हुए और बुध बृहस्पति सूर्य की स्थिति और शुक्र की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर आप कोई लोन के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो आज आपका लोन सैंक्शन हो सकता है और आमदनी भी बढ़ सकती है। व्यस्तता बढ़ेगी, नई योजनाएं बनाएंगे, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, ऊर्जावान महसूस करेंगे। सलाह लेकर महत्वपूर्ण फैसले लें। किसी प्यासे को पानी पिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मीन राशि की। चलिए जानते हैं आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मेहनत रंग लाएगी, धन लाभ होगा, तरक्की होगी, अधिकारी प्रसन्न रहेंगे, परिवार में सुख शांति रहेगी, सेहत का साथ मिलेगा। बस सूझबूझ से आगे बढ़िए। गाय को रोटी, केला या चारा खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। वैसे तो बारी अब आ गई है ईमेल कुंडली विजेता की, लेकिन एक दर्शक भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। पहले उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका, आप दिल्ली से बात कर रहे हैं। नाम बता के अपना प्रश्न कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। प्रणाम पंडित जी।
हाँ, सुखी रहिए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम संजू देवी है। मेरे लड़के के ना 25 अप्रैल की शादी हुई है और मतलब इतने दुखी, मतलब घर में क्लियर रहता है ना कि हम बहुत दुखी हैं कि क्या करें। अब लड़की में भी कोई गलती न था, दोनों के बनता ही नहीं है बिल्कुल भी। लड़की के नाम कुसुम लता है और लड़के के नाम ऐसे सोनू कहते हैं, सुनील नाम है। चलिए, आप चिंता मत करिए। बिल्कुल आपके पुत्र और पुत्र वधू के भाव के स्वामी बुध बृहस्पति हैं। इन दोनों में हल्की सी मनमुटाव की स्थिति जरूर है, लेकिन भविष्य में चल करके ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप बहुत ज़्यादा टेंशन न लें। केवल आप मूंग भिगो करके अपने बेटे के हाथ से 17 बुधवार गाय को खिलवा दें, इससे काफ़ी हद तक सहजता आएगी। और कुसुम की मिथुन राशि है। अगर बहू आपका कहना माने तो उससे कहिए कि वो रोज़ सुबह शाम गणेश चालीसा का पाठ किया करे। इससे उनका दाम्पत्य जीवन ठीक हो जाएगा और आपकी मानसिक तनाव की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी आ गई है लकी ईमेल कुंडली विजेता की, और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली की रहने वाली अंजलि बिष्ट। इन्होंने अपने फ्यूचर और सेहत के बारे में पंडित जी से जानना चाहा है। पंडित जी, डिटेल इनके ऑलरेडी आपके पास है और इनके दो छोटे से सवाल हैं। एक तो इनकी तबीयत ठीक नहीं है, यूरिन इन्फेक्शन है और पेट से जुड़ी प्रॉब्लम होती रहती है, कोई उपाय इनको बता दीजिए। और शादी कब होगी और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? देखो, ऐसा है 30 मार्च 1995 5:25 पर सुबह ये दिल्ली में पैदा हुई। इसकी कुंडली तो बहुत अच्छी है। शुक्र और शनि दोनों ग्रह इसके लग्न में बैठे हुए हैं, राजयोग है। और ये नवमेश और लग्नेश की स्थिति लग्न में है। और चंद्रमा, बुध और सूर्य इसके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, केतु इसके तृतीय भाव में है। बीमारी की जहाँ तक बात है तो मंगल नीच राशि का होकर रोग स्थान में बैठा हुआ है। यूरिन इन्फेक्शन शनि के कारण हो रहा है। अगर तुम ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दो और मिनरल वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पीना शुरू कर दो और किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श ले लो, गायनी की किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श ले लो, तो यूरिन इन्फेक्शन आपका रुक सकता है। ये कोई बड़ा असाध्य बीमारी आपके लिए नहीं है। इससे बहुत जल्दी आपको मुक्ति मिल सकती है। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि आपके विवाह का संयोग बना हुआ है। 2025 में आपका विवाह हो ही जाएगा और अच्छे घर में विवाह होगा और अच्छा आपका जीवन होगा। एक बात जरूर है बेटा कि आपका सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, जो आपके लिए अच्छा संकेत नहीं करता है। आपको रोज सुबह उठ करके सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना चाहिए और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। और हो सके तो रविवार के दिन आपको कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जो तामसी वस्तु की श्रेणी में आती हो। तो ऐसी ही चीज़ खानी चाहिए जो सात्विक हो। तो रविवार के दिन अगर आप व्रत कर लें तो ये और भी अच्छा होगा। रविवार के दिन अगर आप व्रत करेंगी तो आपका आत्मविश्वास चमक उठेगा और आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी और आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। अगर आपको शनि की दशा में बहुत कष्ट मिल रहा है, अगर आपकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, या फिर आपको नया मकान खरीदने या बनाने में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको सिक्के से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, नया मकान खरीदने या बनाने में अगर आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, देखिए जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति चतुर्थ भाव में हो या चतुर्थेश बृहस्पति हो, ऐसे लोगों को अपने नाम से न तो प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए ना ही गाड़ी खरीदनी चाहिए। क्योंकि ये लोग अगर गाड़ी खरीदेंगे तो तकलीफ पाएंगे, अगर अपने नाम से ज़मीन खरीदेंगे तो डिस्प्यूट होगा, ज़मीन खरीदेंगे तो उसमें सुख से रह नहीं पाएंगे। इसलिए अपने माता पिता, बहन भाई, पुत्र स्त्री के नाम से ही आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। मंगलवार को भगवान गणेश को लाल फूलों की माला पहनानी चाहिए। एक तांबे का सिक्का भगवान गणेश के चरणों में चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद लाल कपड़े में तांबे का सिक्का लपेटकर अपने पास रखना चाहिए। ऐसा 3 मंगलवार करना चाहिए। कोई असाध्य रोग हो जाए, दवाइयाँ काम ना करें, तो पीड़ित व्यक्ति के सिरहाने रात को एक तांबे का सिक्का रखें, सुबह उसे किसी पवित्र नदी में डाल दें। शनि की दशा में अगर कष्ट मिल रहा है
तो हर शनिवार को एक स्टील के कटोरे में सरसों का तेल भरकर उसमें 1 रुपए का सिक्का डालकर अपनी चेहरे की परछाई देखकर और उस तेल को दान कर दें। इससे लाभ मिलता है। इसको हमारे शास्त्र में छाया दान कहते हैं। छाया दान करने से हमारे दोषों में कमी आती है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, पंडित जी ने स्पेशल सेगमेंट में एक सिक्के का उपाय बताया आपको कि कैसे आप कर सकते हैं। और आज जो हमारे प्रोग्राम का मकसद था कि घर का अगर वास्तु दोष ठीक है तो सब कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा है, अगर नहीं है तो जैसा कि बताया कि लीगल प्रॉब्लम्स में आप फंस सकते हैं। तो अपने वास्तु दोष जो घर का है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो पंडित जी ने आप बताया है उसी तरीके से। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।